बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग हजम नहीं कर पाए और इनके बाप दादाओं के नाक में दम करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर की ये बदनामी कर देंगे, फिर उनको ये लग रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को पहले इग्नोर कर देंगे, तो पहले उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, इग्नोर किया, उन्होंने राजनीति में इग्नोर किया। बस उनको लगा कि अब राजनीति में बाबा साहब के बिना राजनीति नहीं चलेगी, तो फिर बाबा साहब को स्वीकार किया, है ना। तो संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं, उस संविधान सभा के चुनाव से लोग जीत कर संसद पहुंचते हैं, तब जाकर संविधान सभा बनती है और फिर बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। तो बी.एन. राव कहाँ थे? बी.एन. राव ने कहाँ से चुनाव लड़ा? बी.एन. राव ने कोई चुनाव लड़ा क्या? बी.एन. राव ने अगर चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब वो लोगों के प्रतिनिधि थे क्या? नहीं थे। तो फिर बी.एन. राव थे कहाँ जब चुनाव हो रहे थे? संविधान सभा के लिए लोगों से वोट मांगा जा रहा था कि संविधान सभा में जाना है, भाई संविधान लिखा जाना है और संविधान लिखने के लिए आप लोग हमको वोट दीजिए। तो ऐसे में बी.एन. राव कहाँ थे? तो बी.एन. राव ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे थे। संसद में जाते हो तो सांसद ही मिलेंगे क्या? लेकिन वहां पर चपरासी से लेकर बाबू मिलेगा, क्लर्क मिलेगा, रजिस्ट्रार मिलेगा, सचिव मिलेगा कि नहीं? लेकिन क्या वो सांसद विधायक है? मतलब वो चुने तो आए नहीं, चुनकर तो नहीं आए हैं, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं। ये नौकरी करने वाले बी.एन. राव हैं। इस देश की मनुवादी व्यवस्था ये कहती है कि कोई भी श्रेष्ठ काम जो है दुनिया का मतलब भारत का, भाई भारत के बाहर तो इनको कोई नहीं जानता, तो भारत का कोई भी श्रेष्ठ काम जो है वो ब्राह्मणों के हाथों से होना चाहिए। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा, पहला राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा बनेंगे। तो इस प्रकार का काम चला और ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया वो इनको अब भी हजम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने को लेकर तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादी किस्म के एडवोकेट्स के जरिए लगातार विरोध हो रहा है। इस मसले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। जानने समझने की कोशिश यह है कि आजादी के इतने वर्ष बाद, संविधान के लागू होने के इतने वर्ष हो जाने के बावजूद भी आखिर ऐसे तमाम जो एडवोकेट जिन्होंने बाबा साहब के लिखे इस संविधान के मुताबिक वो वकील बन पाए हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा लगने का ये विरोध कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? यह मामला इस वक्त सबसे ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। जानने समझने की कोशिश हम करेंगे और हमारे साथ इस वक्त हमारे चैनल के एडिटर इंजीनियर स्नेहा जी मौजूद है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा बातचीत करेंगे और इसी के साथ साथ बाबा साहब के और बाबा साहब के तमाम मुद्दों को लेकर, संविधान बनाने से लेकर तो अनेकों प्रकार की जो चीजें चल रही है उसको भी जानने समझने की हमारी कोशिश है। तो सबसे पहले यह है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है ग्वालियर हाई कोर्ट में लगने को लेकर जो विरोध हो रहा है, क्या वजह लगती है कि अभी भी बाबा साहब का ये विरोध, ये बाबा साहब को लेकर घृणा जो है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे? पराग जी, ये बहुत जायज़ सी बात है जो आपने कही है कि बाबा साहब को लेकर जो नफ़रत और घृणा है वो अब तक नहीं जा रही हैं। देश के अंदर हम 75 साल की आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, अमृतकाल मनाते हैं। उसके बाद देश में संविधान लागू होता है, तो संविधान को भी लगभग 70-74 साल होते हैं। बावजूद इसके ये चीज़ें जो है वो लोग हजम नहीं कर पा रहे। तो मतलब सही मायने में अगर देखा जाए ना, बाबा साहब अम्बेडकर को ही इस देश का ब्राह्मणवाद और इस देश के ब्राह्मणवादी वो हजम करने में तब भी नाकाम रहे थे और अब उन्हें लग रहा है कि अब उनकी सरकार है, 11 साल हो चुके हैं और अब आने वाले समय में और लंबे समय तक वो रहेंगे। तो ऐसे में सारे काम वो अभी करना चाहते हैं और उसमें वो ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नामो निशान मिट जाए। और यही सारी जो चीज़ है, देखो कभी भी जब भी हम किसी भी बातों पर चर्चा करते हैं तो एक फैक्टर हमेशा काम करता है घृणा को लेकर, नफरत को लेकर, वो होता है जाति का फैक्टर और यहाँ पर भी जाति का फैक्टर है पराग जी। शुरुआती दौर में इन्हें बात कही कि बाबा साहब का ये जो संविधान है इसको पढ़कर ये तमाम जो एडवोकेट्स है, जो वकील है, जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने संविधान ठीक से नहीं पढ़ा या फिर इनको इस बात की जानकारी नहीं कि बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है, उसके बावजूद भी विरोध हो रहा है? क्या कारण लगता है? देखिए, एक इंटरव्यू देखा हमने और वो इंटरव्यू अनिल मिश्रा का है। अगर हम नाम गलत नहीं बोल रहे हैं तो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, उनका एक इंटरव्यू देखा और हालांकि लोकल चैनल था, लेकिन उन्होंने उस अपने इंटरव्यू में ये बताया कि उस क्षेत्र में, उस परिसर में, जो हाई कोर्ट का परिसर है
उस कोर्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज बताया और दूसरा उन्होंने जो कारण बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर एक कास्टिस्ट आइडेंटिटी है, जातिगत जो है पहचान है और इसीलिए वो बाबा साहब का अपमान कर रही है। ये बहुत अहम बात है कि आज के तारीख में एक अधिवक्ता जो कानून की किताबें पढ़कर आया और वही शख्स जिस पर लोग जो है वो विश्वास करते हैं कि ये कानून के जानकार हैं, कानून के रक्षक हैं, ये लोग समानता स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं, ये लोग न्याय दिलाएंगे, वही शख्स जो कि कटिबद्ध है न्याय दिलाने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए, कानून की रक्षा के लिए, वही शख्स बाबा साहब अम्बेडकर को जातिवादी व्यक्तित्व के नज़रिए से देखता है। ये बहुत शर्म की बात है। इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई, इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने ये बताया कि चमार कौन सा काम करेगा, धोबी क्या काम करेगा, नाई क्या काम करेगा, मरार माली क्या काम करेगा, ये किसने बताया? जब बताने वाले ब्राह्मण हैं, फिर भी अनिल मिश्रा को ये बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ये कहने में कि बाबा साहब अम्बेडकर एक कास्टिस्ट पर्सनालिटी हैं। इतना ही नहीं, हमने उस इंटरव्यू में अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, तो ये कहते हैं कि वो देश के अंदर कहीं पे भी बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। तो ये ऐसे शख्स पर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के लिए संविधान लिखा, अमेरिका कहता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे शख्स होते तो हम अपने सूरज का नाम भी बाबा साहब रख देते। जो जिन लोगों ने अपने अपने देश का संविधान लिखा, उन्हें सम्मान दिया गया उस देश के अंदर, उन्हें राष्ट्रपति तक बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया उनके देश का। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्हें इस देश में सांसदी का चुनाव तक नहीं जीतने दिया आज़ादी के बाद। तो ये इतना कास्टिस्ट ये कंट्री है और इस कास्टिस्ट कंट्री में एक कास्टिस्ट अधिवक्ता ये कहता है कि बाबा साहब कास्टिस्ट पर्सन है, तो ये बेहद शर्म की बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पराग जी, बाबा साहब के जब संविधान को हम देखते हैं तो संविधान में जो अनिल मिश्रा बात कह रहे हैं, जो आप भी जिस बात को दोहराया है कि किसी एक व्यक्ति के लिए संविधान नजर नहीं आता, पूरे भारत के लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने इतना बड़प्पन दिखाया कि सिर्फ उन लोगों के लिए ही अच्छी बातें या उनके हक की बातें नहीं लिखी, लेकिन उनके लिए भी लिखी है जो कहने की इस देश के अंदर बाबा साहब से नफरत करते हैं। लेकिन ये बात अब भी क्यों नहीं समझ पा रहे लोग, क्या वजह लगती? देखिए हाल ही में एक ये चर्चा चल रही है बी.एन. राव को लेकर, चूँकि अभी एक नया परसेप्शन घड़ने का प्रयास हो रहा है। अब पहले हमने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग हज़म नहीं कर पाए और इनके बाप-दादाओं के नाक में दम करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर जातिवाद लाया, मनुवाद लाया और इस देश के 85% बहुजन समाज को गुलामी में ढकेल के रखा, हज़ारों सालों तक। वो हज़ारों सालों की काया पलट करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं और अब उसके बाद उन्होंने इस देश में संविधान लिखा जो कि सर्वोच्च है। अगर पूरे देश के अंदर कोई भी कार्यान्वयन हो रहा है तो उसका सारा का सारा जो ढांचा है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब इनको लग रहा था बाबा साहब अम्बेडकर की ये बदनामी कर देंगे, फिर उनको ये लग रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को पहले इग्नोर कर देंगे, तो पहले उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, उन्होंने राजनीति में इग्नोर किया। बस उनको लगा कि अब राजनीति में बाबा साहब के बिना राजनीति नहीं चलेगी, तो फिर बाबा साहब को स्वीकार किया, बाबा साहब के नीले झंडों को स्वीकार किया। फिर उनको लगा बाबा साहब को बदनाम किया जाएगा, किताबें लिखी अरुण शौरी नाम के शख्स ने और ये लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, तो इस प्रकार की किताबें लिखकर उनका अपमान किया। लेकिन जैसे-जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर सामने आता है, बाबा साहब अम्बेडकर की देशभक्ति सामने आती है, तो इनके मुँह बंद हो जाते हैं। आज की तारीख में बी.एन. राव का बड़ा ज़िक्र हो रहा है और बी.एन. राव को अगर आप देखते हैं तो बी.एन. राव कौन है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शंस हुए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वही लोग थे, चूंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से ही बनाया जाना था, तो उसके लिए भी उन्हें चुन कर आना था। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर आते हैं खुलना, जैसोर
से चुनकर आते, बोरीसार फरीदपुर से चुनकर आते हैं। बाद में इन लोग नालायकी करके ये पूरा जो बुद्धिस्ट एरिया है और मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, और साथ में वो बुद्धिस्ट एरिया है, उसमें नमो शुद्राय कम्युनिटी है, उसको वो बाद में दे देते हैं ताकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में ना आए। तो संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं, उस संविधान सभा के चुनाव से लोग जीत कर संसद पहुंचते हैं, तब जाकर संविधान सभा बनती है और फिर बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। तो बी.एन. राव कहाँ थे? बी.एन. राव ने कहाँ से चुनाव लड़ा? बी.एन. राव ने कोई चुनाव लड़ा क्या? बी.एन. राव ने अगर चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब वो लोगों के प्रतिनिधि थे क्या? नहीं थे। तो फिर बी.एन. राव थे कहाँ? जब चुनाव हो रहे थे संविधान सभा के लिए, लोगों से वोट मांगा जा रहा था कि संविधान सभा में जाना है, भाई संविधान लिखा जाना है, और संविधान लिखने के लिए आप लोग हमको वोट दीजिए। तो ऐसे में बी.एन. राव कहाँ थे? तो बी.एन. राव ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे थे। मतलब वो अगर नौकरी कर रहे थे तो अब ये देखिए, अब नौकरी करने वाला शख्स अगर वो यहाँ ये बताया जा रहा है कि बी.एन. राव ने पूरा संविधान लिखा, या बी.एन. राव ही कॉन्स्टिट्यूशन के सही मायने में आर्किटेक्ट है, तो बी.एन. राव ने किया क्या? बी.एन. राव कौन थे? बी.एन. राव क्या थे? सलाहकार थे। सलाह देने वाला ही कैसे? सलाहकार का क्या काम होता है? सलाहकार का काम होता है, भाई मेरी बात मान लो। सलाहकार का मतलब तो ये नहीं होता कि वो सारा का सारा काम कर रहा है, फिर वो सलाह कैसे देगा? तो सलाह लेने वाले ज्ञानी होंगे। वो सलाह जिनको दे रहा है तो कोई कुछ मेन बॉडी काम कर रही होगी, तब ना किसी को सलाह देगा। तो सलाह देने वाला ये सलाहकार रहे थे, नौकरी करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और ये सिविल सर्वेंट है, तो ये पेमेंट उठा रहे थे, पैसा उठा रहे थे, मतलब मंथली उनको तनख्वाह मिल रही थी। ये जो लोग चुनकर गए थे, ये लोगों के प्रतिनिधि बनकर गए थे। ये सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधि थे। ये लोगों के प्रतिनिधि थे, जिन लोगों ने वोट इनको दिया है। आज की तारीख में भी सांसद विधायकों को इतना महत्व इसीलिए होता है क्योंकि लोगों ने उन्हें चुनकर दिया। तो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनकर जाते हैं। और उसके बाद ये जो बी.एन. राव है, ये टेक्निकल काम करते हैं। अभी आप पूरा संसद घूमिए, संसद में अगर आप घूमते हैं तो क्या आपको सांसद और विधायक ही मिलेंगे? मान लो अगर संसद में जाते हो तो सांसद ही मिलेंगे क्या? लेकिन वहां पर चपरासी से लेकर बाबू मिलेगा, क्लर्क मिलेगा, रजिस्ट्रार मिलेगा, सचिव मिलेगा कि नहीं? लेकिन क्या वो सांसद विधायक है? मतलब वो चुने तो आए नहीं, चुनकर तो नहीं आए हैं, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं। ये नौकरी करने वाले बी.एन. राव हैं। ये नौकरी करने वाले बी.एन. राव है, और संविधान सभा के साथ या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ इनको लगाया गया कि भाई आप सलाहकार बनिए, चूंकि आप कानून के जानकार हैं, इसीलिए उन्हें लगाया गया। तो अगर सदन के अंदर, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, अगर कोई भी कानून पारित होता है, कोई फैसला होता है, तो उसका जो श्रेय है किसको जाता है? अगर संसद में हो गया तो प्रधानमंत्री को जाएगा, विधानसभा में अगर कोई पारित हो जाता है, कोई फैसला लिया जाता है, तो वो मुख्यमंत्री को जाएगा। क्या उसके बाद वह जो ड्राफ्ट है किसी क्लर्क के पास चला जाए, या फिर किसी रजिस्ट्रार के पास चला जाए, या किसी सीनियर बाबू के पास चला जाए, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि बाबू ने टाइप किया तो बाबू का हो गया, कि बाबू ने लिखा? अरे भाई, सदन के अंदर चर्चा हुई थी ना। तो सदन के अंदर जब चर्चा हुई थी तो उन तमाम लोगों ने उस पर चर्चा की, और उसके बाद मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की मोहर लगी, और फिर वो फाइनल हुआ, और फाइनल होने के बाद फिर आपके पास आता है। तो नौकरी करने वाला जो शख्स है वो कैसे संविधान निर्माता हो जाएगा? तो क्यों जबरदस्ती बी.एन. राव को आगे किया जाता है? क्योंकि वो सारस्वत ब्राह्मण है, और इस देश की मनुवादी व्यवस्था ये कहती है कि कोई भी श्रेष्ठ काम जो है दुनिया का मतलब भारत का, भाई भारत के बाहर तो इनको कोई नहीं जानता, तो भारत का कोई भी श्रेष्ठ काम जो है वो ब्राह्मणों के हाथों से होना चाहिए। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा, पहला राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा बनेंगे। तो इस प्रकार का काम चला, और ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया वो इनको अब भी हजम नहीं हो रहा है, तब भी हजम नहीं हुआ था, और अब इसीलिए उन्होंने कुछ तोड़ निकाला। और क्या तोड़ निकाला? कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि बी.एन. राव का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हमें
लिखने में मदद की। तो लिखने में मदद की तो टेक्निकल चीज़ों के लिए एक टेक्निकल पर्सन, चूँकि कानून की किताबें हैं, कानून की किताब लिखना है, तो कानून के जानकार की सलाह ली गई। तो टेक्निकल चीज़ें तो उन्होंने की, लेकिन इस देश का संविधान जो है वो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। इक्वल अपॉर्च्युनिटी पर निर्भर करता है और वो तो ये ब्राह्मण जो है वो कभी भी किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। अगर बी.एन. राव संविधान लिखते तो इस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी कभी किसी को नहीं मिलती। ये बी.एन. राव की खासियत है। बी.एन. राव अंतिम समय में कहाँ उनका देहांत हुआ? भारत में हुआ क्या? क्या वो मरते समय क्या वो भारत में रहे थे? नहीं, वो भारत में नहीं रहे थे, वो भारत के बाहर मरे। अगर वो इतने बड़े देशभक्त हैं, तो क्यों उन्होंने अंतिम सांस तक भारत में वो नहीं रहे? क्यों वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी करते रहे? क्यों वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो है वो नौकरी करते रहे? तो इसका मतलब ये समझ आता है कि वो बहुत एम्बिशियस थे अपने प्रोफेशन को लेकर और वो प्रोफेशनल पर्सन है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने भारत का संविधान लिखा, फिर उसके बाद फलाने देश का लिखा, ढिकाने देश का, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, चूंकि उन्हें भारत के अंदर जो रहने वाले ज्यादा संख्या में बहुजन समाज के लोग हैं उनकी चिंता थी। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने इनके साथ बदसलूकी की, जिन लोगों ने नालायकी की, जिन लोगों ने मौका नहीं दिया, जिन लोगों ने गुलामी दी, उनके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा ये संविधान लिखा। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है जिन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है जिनके साथ बदसलूकी की गई। अगर बी.एन. राव लिखते तो हम बता सकते हैं, ये कह सकते हैं डंके की चोट पर कि बी.एन. राव अगर लिखते तो मनुवादी व्यवस्था ने जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे मनुस्मृति नाम की, उसी प्रकार का ये संविधान होता। आज अगर संविधान की खूबसूरती अगर ये है कि सामाजिक न्याय हो और कानून के सामने किसी की जाति नहीं देखी, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वोट का अधिकार हो, चाहे एजुकेशन का अधिकार हो, चाहे नौकरी करने का अधिकार हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार हो। तो ये सारी चीजें बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि यहाँ से जातिवाद मिटे। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि इस देश के अंदर भाईचारा स्थापित हो, और इसी वजह से ये भारत का जो संविधान है ये खूबसूरत है। अगर इसमें बी.एन. राव लिखते तो उसमें मनुस्मृति की छवि जरूर नजर आती। ये अनिल मिश्रा को समझ जाना चाहिए। तमाम चीजें हमने इस बात को लेकर चर्चा की है कि आखिर जो दावा किया जा रहा है कि बी.एन. राव इन्होंने भारत का संविधान लिखा है, उसके पीछे की वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, जो बहुजन समाज को हमेशा से ही इस देश के मनुवादी जातिवादी लोगों के जरिए बहलाया, फुसलाया और भ्रमित किया जाता है। कहने के नेशनल चौपाल की हमेशा ये जिम्मेदारी होती है कि हम उन तमाम सच्चाई को आपके साथ साझा करें। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।